Students, myself PL Narada, and I am going to teach you a poem Death Be Not Proud by John Donne. ये कविता BA पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। साथ में ही वे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में इसको सम्मिलित किया गया है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि उन सभी छात्र छात्राओं को अच्छे मार्क्स मिले। इस कविता को पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगे कि रियल में हमने अच्छी सी तैयारी की है। डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। ये जो सोनेट है होली सोनेट के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया सोनेट है। जॉन डन को मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाना जाता है। मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल शब्द दो शब्दों से बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल मतलब शारीरिक, जो शारीरिक चीज़ों से परे चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे गॉड के बारे में, डेथ के बारे में, सोल के बारे में। ऐसे कवि जो है मेटाफिजिकल कवि कहलाते थे। मेटाफिजिकल के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो दूसरा वीडियो इसका देखिए, जिसमें मेटाफिजिकल के बारे में ही पूरी डिटेल से बताया गया है। डेथ बी नॉट प्राउड, ये जो सोनेट है जॉन डन ने लिखा है। जॉन डन के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जॉन डन, होली सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन, 1572 to 1631. John Donne was born in London in 1572. जॉन डन 1572 में पैदा हुआ था। He belonged to a rich family. बहुत ही संपन्न परिवार से वो बिलोंग करता था। He fell in love with Annie and eloped with her. वो एनी के प्रेम में पड़ गया और एनी को लेके भाग गया। इलोप का मतलब होता है भाग जाना। He was thrown into jail, और इस वजह से उसको जेल में भी भेजा गया, उसमें जेल में डाल दिया गया। He wrote both secular and religious poems. सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, और रिलीजियस मतलब धार्मिक कविताएं उसने लिखी। He was a great metaphysical poet. वो मेटाफिजिकल कवि है। He lived in London and sat in the company of fallen women. जब वो लंदन में रह रहा था तो फॉलन वुमेन की कंपनी में पड़ गया, पतित औरतों की कंपनी में पड़ गया, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनके साथ रहने लग गया। द अदर टाइटल ऑफ द सोनेट इज होली सोनेट 10। ये जो सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड, इसका जो दूसरा टाइटल है वो है होली सोनेट नंबर 10। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633। ये 1633 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इन दिस पोएम डन स्पीक्स ऑफ डेथ एज इफ इट वर ए पर्सन। इस कविता में जॉन डन डेथ के बारे में इस तरह से बात करता है जैसे वो कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो। डेथ से ऐसे बात करता है जैसे वो किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। इट एक्ट्स मियरली एज ए शॉर्ट स्लीप। डेथ को सिर्फ वो एक शॉर्ट स्लीप करता है, एक छोटी नींद करता है। द सोनेट इज रिटन मोस्टली इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये जो सोनेट है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर एक छंद होता है, इसके बारे में हम कई सारे वीडियो में देख चुके हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज known as Donne's Holy Sonnet or Divine Meditation या Divine Sonnet. It is part of series known as Donne's Holy Sonnets. ये सोनेट जो है डन की होली सोनेट्स नामक जो संकलन है, सीरीज है, उसमें से लिया गया है, या जिसको हम डिवाइन मेडिटेशन भी कह सकते हैं या डिवाइन सोनेट्स भी कह सकते हैं, उनमें से इसको लिया गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वीडियो को देखेंगे, किसी पोएम को पढ़ेंगे, तो उसमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो थीम और दूसरा उसकी स्टाइल।
उसको कैसे लिखा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक सोनेट है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और ये पेट्रार्कन सोनेट है। अब चलते हैं हम इसके थीम की ओर। थीम में इसमें क्या है, डेथ के बारे में बताया है। डेथ को संबोधित करते हुए जॉन डन लिखता है क्या, डेथ बी नॉट प्राउड, हे मौत घमंड मत करो, दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, द पोइट एड्रेसेस डेथ डायरेक्टली। कवि मौत से डायरेक्ट संबोधन में कहता है, डेथ बी नॉट प्राउड, है मौत घमंड मत करो, बी नॉट प्राउड घमंड मत करो, क्यों घमंड कर रही हो, दो यद्यपि, शम हैव कॉल्ड दी, शम हैव यद्यपि कुछ लोग कॉल्ड दी यानी तुम्हें, ये ओल्ड इंग्लिश है स्टूडेंट्स, दी मीन्स यू, यद्यपि कुछ लोग तुम्हें कहते हैं, है मौत यद्यपि कुछ लोग तुम्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटी एंड ड्रेडफुल, माइटी शक्तिशाली, ड्रेडफुल ड्राउनी, है मौत कुछ लोग तुम्हें शक्तिशाली और ड्राउनी कहते हैं, फॉर दाउ आर नॉट सो, फॉर क्योंकि दाउ यू, आर नॉट सो तुम ऐसी नहीं हो, है मौत यद्यपि कुछ लोग तुम्हें ड्राउनी कहते हैं, कुछ लोग तुम्हें शक्तिशाली कहते हैं, फॉर दाउ आर नॉट सो लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम ना तो शक्तिशाली हो न डरावनी हो। कवि यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई कर रहा है, डेथ बी नॉट प्राउड, है मौत घमंड मत करो। प्राउड करना किसका काम है, इंसान का काम है, और मौत को प्राउड करते हुए बताया है तो इंसान का गुण मौत के अंदर बताया है। इसलिए यहाँ पे द पोइट यूजेस पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है। और क्या कहा है, उसको डायरेक्ट एड्रेस के संबोधन के रूप में लिखा है मौत बी नॉट प्राउड घमंड मत करो, दो सम हैव कॉल्ड दी यद्यपि कुछ लोग तुम्हें कहते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर नॉट सो शक्तिशाली और डरावनी लेकिन तुम नहीं हो, फॉर दोज whom thou think thou do overthrow, for क्योंकि those whom, those वे, whom जिनको, thou think तुम सोचती हो, thou मतलब you, think सोचती हो, thou you तुमने, dost मतलब do, overthrow मतलब फेंक दिया, जिनके बारे में तुम सोचती हो तुमने उनको फेंक दिया, फेंकने से मतलब मार दिया, जिनके बारे में तुम सोचती हो ना कि तुमने उनको मार दिया। डाई नॉट वे मरते नहीं हैं, डाई नॉट वे मरते नहीं हैं, पुअर डेथ है बेचारी मौत। कवि यहाँ पे मौत को क्या कहता है, पुअर डेथ। फिर कवि ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन काम में लिया है, पूरी कविता में कवि जो है पर्सोनिफिकेशन का काम में लेगा, मानवीकरण का बहुत प्रयोग किया है, पुअर डेथ बेचारी मौत, जिसे हाडोती में कहते हैं ना बापड़ो छोरो, उस तरह से कवि कह रहा है मौत फॉर दोज वे हुम जिनके बारे में दाउ थिंक सोचती हो तुम, दाउ डू ओवरथ्रो तुमने उनको मार दिया, डाई नॉट वे मरते नहीं हैं, पुअर डेथ बेचारी मौत, नॉर येट कैन दाउ किल मी क्या तुम मुझे मार सकती हो, नॉर नहीं, येट अभी तक, कैन दाउ किल मी क्या तुम मुझे मार सकती हो, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मुझे मार के दिखाओ। कवि क्या कह रहा है, क्या तुम मुझे मार सकती हो। सोनेट में जो फर्स्ट स्टेंजा होता है पेट्रार्कन सोनेट, उसमें 4-4 पंक्तियों के 2 स्टेंजा होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 4 पंक्तियाँ पढ़ी, ये सोनेट का जो फर्स्ट स्टेंजा है वो है, क्या तुम मुझे मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप जिनको तुम मारती हो वो क्या करते हैं, रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट करते हैं, स्लीप सो जाते हैं, बट
फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट और स्लीप, जिनको तुम मारती हो वो रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, सो जाते हैं। विच बट दाई पिक्चर्स बी, ये जो रेस्ट और स्लीप है ये क्या है, तुम्हारी तस्वीरें मात्र है। दाई मतलब यूअर, पिक्चर्स बी तस्वीरें हैं। रेस्ट और स्लीप जो है वो तुम्हारी परछाई है। जैसे रेस्ट करते हैं आदमी को मज़ा आता है, स्लीप उसमें भी मज़ा आता है। ऐसे ही है मौत, जब व्यक्ति तुम्हें प्राप्त करता है तो वो आनंदित होता है। मच प्लेजर, और उन चीज़ों से ज़्यादा आनंद आता है। रेस्ट और स्लीप जो है उनमें मौत से ज़्यादा आनंद आता है। मच प्लेजर, देन बिफोर दी मच मोर मस्ट फ्लो, मस्ट फ्लो, फ्लो मतलब प्राप्त होता है। दी यानी तुमसे, मच मोर ज़्यादा, देन फ्रॉम दी तुमसे ज़्यादा, मच मोर फ्लो मस्ट फ्लो प्राप्त होता है। हे मौत, जो रेस्ट और स्लीप है, जो तुम्हारी परछाई मात्र है, उनसे आदमी को तेरे से ज़्यादा आनंद मिलता है। रेस्ट लेने पर आदमी ज़्यादा खुश होता है, सोने पर ज़्यादा खुश होता है बजाय मरने के। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। देखो यहाँ पे एलिट्रेशन देखिए, अनुप्रास अलंकार देखिए। सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, यहाँ पे सुनेस्ट बेस्ट, एस साउंड का रेपिटेशन हुआ है। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए। एंड सूनेस्ट, सून का मतलब होता है शीघ्र ही। ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे EST लगता था। आवर बेस्ट मैन, जो हमारे बेस्ट मैन है, जो अच्छे व्यक्ति है, मैन विद दी डू गो, वे तुम्हारे साथ चले जाते हैं। रेस्ट और स्लीप की तरह तुमसे भी आनंद मिलता है। तभी तो कवि कह रहा है कि जो हमारे अच्छे व्यक्ति है वो जल्दी ही तुम्हारे साथ चले जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा जब वो औरतें लड़ती है तो वो कहती है कि अच्छे अच्छे मरते हैं, ये नहीं मरता। उस लाइन को कवि ने यहाँ पे कहा है, एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन, शीघ्र ही हमारे जो बेस्ट मैन हैं, विद दी डू गो, विद तुम्हारे साथ चले जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, उनकी हड्डियों को आराम मिलता है। बोन्स मतलब हड्डियाँ, रेस्ट मतलब आराम मिलता है, उनकी हड्डियों को आराम मिलता है। एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। बोन्स मतलब हड्डियाँ रेस्ट करती है किनकी, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चले जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी हड्डियों को आराम मिलता है। एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ पे 4 पंक्तियों का ये दूसरा स्टेंजा हमने पढ़ा। 4 पंक्तियों के 2 स्टेंजा। पेट्रार्कन सोनेट में 4 पंक्तियों के 2 स्टेंजा होते हैं, और फिर बाद में 3 पंक्तियों के 2 स्टेंजा होते हैं। इन द सस्टेट, सस्टेट मतलब जो बाद की 6 पंक्तियां हैं उनको सस्टेट कहा जाता है। कवि क्या कर रहा है, दाउ आर स्लेव, हे मौत तुम तो गुलाम हो। किसकी गुलाम हो, टू फेट, भाग्य की, चांस अवसर की, किंग्स राजाओं की, एंड डेस्परेट मैन और निराश व्यक्तियों की। कोई भी व्यक्ति को मौत अचानक नहीं आती है। कैसे आती है, दाउ आर स्लेव, तुम तो गुलाम हो। फेट भाग्य की, जब तक भाग्य में मौत नहीं लिखी होगी नहीं आएगी। चांस अवसर की, जब तक अवसर नहीं मिलेगा, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। किंग्स राजाओं की, राजाओं से मतलब है जैसे किसी को राजा ने ऑर्डर दे दिया और उसका कत्ल करवा दिया। डेस्परेट मैन, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो फिर एक अंतिम जो उपाय है वो है डेस्परेट मैन। डेस्परेट का मतलब होता है हताश, निराश। निराश व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तब जाके तुम आती हो, ऐसे थोड़ी आती हो बिना कारण। ऐसा कोई कारण बताओ जब तुम किसी व्यक्ति को तुमने मार दिया हो और उसके पीछे कोई कारण नहीं रहा हो। एंड डू विद पॉइजन, और तुम डू विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, तुम तुम्हारा काम इन व्यक्तियों के साथ करती हो, इन चीज़ों के साथ करती हो। एंड डू, यहाँ पे डॉस्ट जो है
इसका मतलब है डू, एंड डू, और तुम करती हो अपना काम विद पॉइजन, जहर के साथ। या तो कोई व्यक्ति जो है जहर खा गया हो, डू विद पॉइजन, वॉर या युद्ध में मरता है, एंड सिकनेस या बीमारी से, ड्वेल भटकती है, जब बीमारी भटकती है उसके ऊपर आती है तब जाके वो मरता है, बिना कारण के कोई नहीं मरता। इसलिए तुम मत इतराओ। एंड पोपी और चाम कैन मेक अस स्लीप एज वेल। एंड पोपी, पोपी मतलब अफीम, और चाम या फिर जादू, कैन मेक अस स्लीप, वो भी हमें सुला सकते हैं, एज वेल, वैसे ही जैसे तुम हमें सुलाती हो। अफीम और जादू ये भी हमें वैसे ही सुला सकते हैं जैसे तुम सुलाती हो। कवि यहां पे मेटोनिम अलंकार का प्रयोग करता है। मेटोनिम में क्या होता है, समान शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को समानता में रखा जाता है। जैसे यहाँ पोपी और चाम दोनों को समान अर्थ में काम में लिया है, यहाँ पे मेटोनिम अलंकार है। एंड पोपी और चार्म, अफीम और जादू, कैन मेक अस स्लीप वेल, ये भी हमें आराम से सुला सकते हैं। इसलिए तुम्हारा इतराना बेकार है, तुम मत इतराओ। क्या कह रहा है कवि, दाव आर स्लेव, तुम गुलाम हो, टू फेट, भाग्य की, चांस, अवसर की, किंग्स, राजाओं की, एंड डेस्परेट मैन, और निराश व्यक्तियों की। एंड डू विद पॉइजन, तुम अपना काम करती हो जहर के साथ, वार, युद्ध के साथ, एंड सिकनेस, ड्वेल, और जब बीमारी आती है तब। एंड पोपी और चाम या जादू, पोपी अफीम या चाम जादू, कैन मेक अस स्लीप वेल, ये भी हमें अच्छे से सुला सकते हैं। एंड बेटर देन द स्ट्रोक, तुम्हारे प्रहार से ज़्यादा अच्छे तरह से, बेटर ज़्यादा अच्छे तरह से, देन द स्ट्रोक, दाई मतलब योर, स्ट्रोक मतलब प्रहार, तुम्हारे प्रहार से ज़्यादा अच्छे से सुला सकते हैं। वाई स्वेल दाउ देन, तुम क्यों इतरा रही हो फिर। स्वेल का मतलब होता है फूलना, तुम फूल करके क्यों बैठी हो, तुम क्यों इतरा रही हो। दाउ तुम, देन तब, तो तुम क्यों इतरा रही हो। और अंतिम जो दो पंक्तियां हैं उनमें देखो कवि क्या कर रहा है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, यहाँ पे फिर कवि ने एलिट्रेशन का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, एक छोटी नींद के बाद, वन एक, शॉर्ट स्लीप छोटी नींद, पास्ट जब गुजर जाएगी, एक छोटी नींद के बाद, वी वेक इटरनली, हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। जब हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, जैसे गीता में बताया गया है, वासांसी जीर्णानि नववहाति, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके ये शरीर नए वस्त्र धारण करता है। ये आत्मा जो है नए नए शरीर धारण करती है, जैसे हम नए नए वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ही ग्रीक मैथोलॉजी में भी कहा है कि वन शुड स्लीप पास्ट, एक छोटी नींद के बाद, वी वेक इटरनली, हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। यहाँ पे कवि जजमेंट डे की बात कर रहा है। जजमेंट डे आता है, उस दिन सब व्यक्ति जो है मुक्त हो जाते हैं शारीरिक बंधनों से। एंड डेथ सेल, इटरनली का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, वेक मतलब जाग जाएंगे। एंड डेथ सेल बी नो मोर, और फिर मौत तुम नहीं रहोगी। जब सब व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे, शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो मौत किसको मारेगी। डेथ सेल बी नो मोर, है मौत तुम किसी को नहीं मार पाओगी। दाउ शैल डाई, तुम खुद मरती रहोगी। जब तुम्हारे लिए किसी को मारने के लिए नहीं रहेगा ना, दाउ शैल डाई, तो तुम खुद मर जाओगी। यहां पर देखिए कवि ने एजोनेंस नामक अलंकार का प्रयोग किया है। एंड सून ईस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। एजोनेंस अलंकार क्या होता है, किसी भी वोवल का रिपीटेशन, जैसे अलिट्रेशन में किसी कंसोनेंट का रिपीटेशन होता है, कंसोनेंट बार बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, तो यहाँ पे यस, फिर बेस्ट में यस, लेकिन यहाँ पे एजोनेंस अलंकार भी है। सून यहाँ पे ऊ और
बेस्ट, मैन, वेद, दी, यहाँ पे ई जो है उसका भी रिपीटेशन है, इसलिए एजुनेंस नामक अलंकार है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।